शुक्रिया। यहाँ आप लोगों ने बुलाया मुझे बोलने के लिए। अभी अभी मैं आ रहा हूँ यूनिवर्सिटी से। हमारा एक मीटिंग चल रहा था और मीटिंग था इसी के लिए कि ये जो नई आर्थिक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 इसका सिलेबस बनाने का काम अभी हमारा डिपार्टमेंट में चल रहा है। तो मैं वहाँ से भाग के इधर आया तो एक कोलीग को मैंने कान में बोला कि भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, ये जो काम कर रहे हो इसको गरियाने के लिए मैं वहाँ होके आता हूँ। तो एक तरीके से देखिए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में या बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए एक दुविधा भी है और ये हमने काफ़ी पहले से देखा। कभी कभी बात थोड़ा फ्रैंक भी होना चाहिए। हम यहाँ बैठ के क्रिटिक कर सकते हैं एज अ इंडिपेंडेंट एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर, लेकिन चूंकि ये भी सच बात है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपना नौकरी भी बचा रहे हैं और वो नौकरी बचाने के लिए वो कभी कभी खुले में कभी कभी छुप के उसी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सिलेबस भी बना रहे हैं, जिस सिलेबस का जो पूरा प्रक्रिया है, जैसे ये एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसका हम यहाँ पे आके खंडन कर रहे हैं, लेकिन हम नौकरी भी बचा रहे हैं और वहाँ काम भी कर रहे हैं। कि ये एक हकीकत वाली बात मैं आपको बोल रहा हूँ और ये हमेशा से मैं देखा हूँ जब से मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ। वो सेमेस्टराइजेशन का स्ट्रगल था या नेशनल ये जो FIUP वाला जो था, जो ये लोग पूरा अभी 4 ईयर वाला जो इन्होंने प्रोग्राम लाया जिसमें एग्जिट ऑप्शंस है ना, यहाँ तक कि आप और पीछे जाएंगे तो एक नेशनल नॉलेज कमीशन हुआ करता था, पता नहीं कितने लोगों को याद है, और ये 2014 से पहले की बात है। 2014 से पहले का भी बात कर सकते हैं ना, दिक्कत है तो बोलिए, मैं यहीं रुक जाऊंगा। तो उसमें ऑलरेडी जो नॉलेज इकोनॉमी का जो सवाल है, नॉलेज इकोनॉमी क्या है भाई? नॉलेज इकोनॉमी, नॉलेज इकोनॉमी मतलब आप कॉफ़ी पीने के लिए आपको कोई कॉफ़ी वाले के पास जाने का ज़रूरत नहीं है, आप कॉफ़ी वेंडिंग मशीन के पास जाएंगे। आपको मेट्रो का कार्ड खरीदने के लिए मेट्रो का जो टिकट काउंटर में जो बंदा बैठा हुआ है उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई 200 रुपया का मेरा टॉपअप कर दो, मेट्रो का कार्ड रिचार्ज कर दो। नहीं, आप मशीन से करेंगे। यानी कि वो जो नॉलेज, यानी और सिर्फ नॉलेज नहीं, वो जो सोशल इंटरैक्शन जो बनता है, वो जो इंटरैक्शन जो बनता है, जो व्यक्ति के बीच में आप चाय पीने जा रहे हैं, कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, आप कुछ खरीद रहे हैं, तो वो अभी ज़रूरत नहीं है, वो एक मशीन के अंदर में समा गया है। कार्ल मार्क्स इसी के बारे में बात करते थे तो वो एक शब्द प्रयोग किया था उन्होंने, उसको वो कहते जनरल इंटेलेक्ट, एक साधारण या सामान्य विवेक, जनरल इंटेलेक्ट। यानी कि एक प्रक्रिया है पूंजीवाद के अंदर में कि जो मानव में आश्रित जो ज्ञान, जो श्रम करने का जो क्षमता है, वो मानव से हटा के मशीन में अथवा पूंजी में कैसे डाला जाए ताकि इंसान या श्रम बिल्कुल उसका ज़रूरत ना पड़े। यूनिवर्सल बेसिक इनकम करके उसको, या यूनिवर्सल बेसिक इनकम बड़ा फैंसी टर्म लगता है, वो पहले शायद कहते थे ना हिंदुस्तान में बेकारी भत्ता, बेकारी भत्ता देके उसको बिठा दो। तो ये वाला जो प्रोसेस एक तो ऑब्जेक्टिवली चल रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, और 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स लिख रहे हैं तो तभी उन्होंने इसका एक उसको एंटिसिपेट किया था उन्होंने इसको एक देखा था कि आ सकता है इस ढंग से पूंजीवाद में। लेकिन नॉलेज इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट आया, जो नेशनल नॉलेज कमीशन ने जो ऑलरेडी शायद उसमें प्रताप भानु मेहता थे उसका मेन पर्सन,
तो उसी टाइम से हम लोगों को दिख रहा था कि ये कहीं और जा रहा है, कॉर्पोरेटाइजेशन की तरफ जा रहा है। ये जो अभी हमारा साथी ने पूर्व वक्ता जो हमसे लक्ष्मण यादव से पहले जो बोल रहे थे, सेल्फ फाइनेंसिंग वाला मॉडल तो तब से आ रहा है, यूपीए के टाइम से आ रहा है ये, है ना। लेकिन इधर आके जो क्या बोले इसको, सैफ्रोनाइजेशन बोलते, सैफ्रोनाइजेशन थोड़ा पुराना लग रहा है मुझे ये टर्म, क्योंकि हम लोग ये काफ़ी उस टाइम भी यूज़ करते थे, ये 2014 से पहले भी। और इधर आके हिंदुत्वाइजेशन जो भी आ रहा है, इसका बस 2-3 मैं चीज़ें बताऊंगा आपको, क्योंकि यहाँ समय भी नहीं है, यहाँ शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है इसके बाद। तो एक तो देखिए, मुझे जो लग रहा है, और मैं यहाँ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस से भी बोलूँगा, क्योंकि जैसे आपको बताया कि ये प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अभी यूनिवर्सिटी में सिलेबस रिवीजन चल रहा है NEP 2022 के अधीन। उसमें एक चीज़ तो है, देखिए, ये लोग कितना भी ट्राई कर लें, इनसे कुछ काम होगा नहीं। इन्होंने एक कोर्स सजेस्ट किया, मैं कॉन्क्रीट में आपको उदाहरण दूंगा। एक कोर्स सजेस्ट किया, क्योंकि ये अभी प्रोसेस चल रहा है तो मैं सब कुछ यहाँ बताना सही नहीं होगा, लेकिन एक कोर्स इन्होंने सजेस्ट किया अपना टाइप का, है ना, कुछ इस टाइप का कि भाई आप गांधी पढ़ाते हो, आप अंबेडकर पढ़ाते हो, यहाँ तक कि आप कार्ल मार्क्स भी पढ़ाते हो, तो हम क्यों नहीं भाई सावरकर पढ़ाएंगे, हम क्यों नहीं बाकी जो भी है इनका गोलवलकर क्यों नहीं पढ़ाएंगे, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्यों नहीं पढ़ाएंगे। तो हमने बोला, अरे कौन रोक रहा है तुम्हें, तुम्हारा ही तो सब कुछ चल रहा है, सत्ता तुम्हारा है ना, सब कुछ तुम्हारा है, लगता है जो बाइडेन भी तुम्हारा ही है, कोर्ट का मीटिंग में वो आगे आगे चल रहा है, पीछे में बड़े बड़े वेस्टर्न, तो सब तो तुम्हारा है, इतना बड़ा मैंडेट मिला है तो करो ना, कौन रोक रहा है। जब हम ये बोलते हैं कि करो ना, तब वो घबराते हैं। चूंकि देखिए, इंडिया का यूनिवर्सिटी सिस्टम ये लोग तोड़ मरोड़ के बदलना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि फिर भी कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स इतने सालों में एक फिक्स एक बना हुआ है। आप एक कोर्स बनाते हैं तो आपको रीडिंग्स तो देना पड़ेगा ना। तो हमने बोले क्या रीडिंग्स दोगे, और आपको तो पता ही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोई भी कोर्स आता है, थोड़ा पॉपुलर होता है, तो उसका फिर पूंजी निकलता है मार्केट में। आपका पास अच्छा रीडिंग्स नहीं है तो पूंजी निकलता है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, उसका क्लास भी नहीं करेंगे, वो उसको तो पढ़ाने भी नहीं आता है, और वो पूंजी पढ़ के ये करते। तो हम बोले कि ठीक है, अगर सावरकर का पूंजीकरण हो सकता है इस देश में, तो मैं बोला ये तो बहुत अच्छी बात है। इनको धराशायी करने का कुछ टेंडेंसीज ये जो कर रहे हैं ना, ये जो सोच रहे हैं कि वो हिंदुत्व ला रहे हैं, चूंकि इनके कॉम्पिटेंस इतने लो है, इनके नियत इतने गलत है, और इनके स्किल्स जीरो है, तो ये बेसिक एक कोर्स भी नहीं बना पा रहे हैं। और मैं पॉलिटिक्स का बात भी नहीं कर रहा हूँ, उनके आइडियोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, उनका फॉर्मल कॉम्पिटेंस को भी आप देखेंगे कि आप हमेशा, और शायद ये ब्राह्मणवाद के साथ जुड़ा हुआ चीज़ है कि हमेशा आपने दुग्गीबाजी करके, हमेशा आपने कुछ दायां बायां करके, है ना, हमेशा आप कुछ तिगड़मबाज करके हमेशा काम चलाए हैं। तो आप जब सत्ता में आते हैं तो आप पूरा देश का एजुकेशन पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। तो ये कहीं कहीं अपने ही किए में भी ये लोग फंस रहे हैं। तो क्या हो रहा है मुझे लगता है, और दैट्स द सेकंड एंड द लास्ट पॉइंट, मेरा बस रिमाइंडर आ गया, वो ये है कि एक तरह का करप्ट एक सिस्टम ये लोग बना रहे हैं। हमने बोला कि ठीक है, आपको इंडियन कल्चर, भारत का बारे में आपको बात करना है, तो मैं बोला हम चाहते हैं आपसे भी भारत के बारे में बात करना, और आपसे क्यों, वैसे भी हम भारत के बारे में बात करते हैं। अंबेडकर ने जो फॉर एग्जाम्पल इंडिया का पास्ट, इंडिया का जो भारत जो उसको बोलते हैं ये लोग, भारत का जो प्राचीन इतिहास है उसको जिस ढंग से समझा, जिस ढंग से एंगेज किया, इनके हिंदुत्व के कोई भी विचारक अगर कह सकते हैं तो
कोई भी उस ढंग से ये लोग एंगेज नहीं पा रहे। मतलब जो अपना ये लोग करने के लिए बोल रहे हैं कि हम भारत, हम इंडिक कल्चर को हम लाना चाहते हैं कोर्स में। हमारा थोड़ा वहाँ बहस हो गया था कि भाई हमारा एक कोर्स है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करके, तो उन्होंने बोला कि आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करो ताकि वो अलग दिखे कि हमारा इंडियन भी आना चाहिए। तो हम बोले कि इंडियन भारत तो हम भी चाहते हैं, लेकिन आपको फिर कोर्स बनाना पड़ेगा। आपको कैनन, कोई भी एक एकेडमिक डिसिप्लिन का कैनन होता है, आपके पास कैनन नहीं है, आपके पास कॉम्पिटेंस नहीं है, सिर्फ पावर के लिए, सिर्फ सत्ता पे हावी रहने के लिए आपको ज्ञान बापी बचाना है, तो ज्ञान बापी में उस टाइप का पॉलिटिक्स करना, राम मंदिर का पॉलिटिक्स करना, तो फिर उस टाइप का आप एजुकेशन सिस्टम बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका नियत ही सही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये लोग इंडिक कल्चर का जो बात कर रहे हैं, हम लोगों को एग्रेसिवली उसको चैलेंज करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि राहुल सांकृत्यायन हम पढ़ाएंगे, गौतम बुद्ध को पढ़ाएंगे हम जो हमारा भदन कौशल्यायन जो है, बहुत बड़े बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, उनको हम पढ़ाएंगे, हम कोसाम्बी को पढ़ाएंगे। तो हमें एक चीज़ तो है, हमें ये जो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन उठा रहे हैं, पास्ट का क्वेश्चन कि इंडिया इज़ नॉट जस्ट अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज अ सिविलाइजेशन, हमें इस मुद्दे से भागना नहीं है। मुझे लगता है कि हमें इसको ये दिखाना है कि सिविलाइजेशन तुमसे ज़्यादा हम समझते हैं, तुमसे ज़्यादा इंडियन सिविलाइजेशन पे हमारा पकड़ है, और ये सही में हमारे पास है भी। और कुछ मुझे लगता है कि हमारा भी जो जिस ढंग से पहले एक तरह का एजुकेशन सिस्टम रहा है, उसमें वो वीकनेस रहा है ना, कि हमने उस टाइप की चीज़ों को हमने उसको आने नहीं दिया। हमने फुले को तो शायद अभी हम ले रहे हैं, अम्बेडकर को ले रहे हैं, लेकिन वो ट्रू स्पिरिट में जो लेना चाहिए अभी भी मुझे लगता है कि हम लोग उसको पूरा उस ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हमें ऑफेंसिव में जाना चाहिए, एग्रेसिवली सोचना चाहिए। इंडियन ट्रेडिशन का बात कर रहे हैं, इंडिक कल्चर का बात कर रहे हैं, तो हमें भी दिखाना चाहिए कि हमारा ट्रेडिशन के अंदर में, जैसे कबीर को लेके, कबीर को हम पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में नहीं पढ़ाते, हम लोग को पढ़ाना चाहिए था। कबीर एक रेडिकल थिंकर है, हमारा एक कोर्स है डिपार्टमेंट में, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, क्रिटिकल ट्रेडिशंस इन पॉलिटिकल थियरी। वो उससे पहले बड़े बड़े लेफ्ट वाले प्रोफेसर सब थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और हमारे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रणधीर सिंह टाइप के लोग थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आज कि उन्होंने कभी क्यों नहीं ऐसा सोचा कि कबीर भी एक क्रिटिकल थिंकर में आ सकता था। तो आज आप सिर्फ इनको गरिया के, क्रिटिसाइज करके और आप सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे, उससे भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा आपसे शेयर करना था, समय नहीं है, यहीं पे मैं रोक रहा हूँ अपने आप को। थैंक यू वेरी मच।